बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 मई 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन आलमी ख़बरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले शाम से ताज़ा तरीन खबर आपके सामने रखेंगे कि शाम की हुकूमत का सरबरा और शाम का नया सदर अहमद अशर, जिसको माजी में गोलानी भी कहा जाता था, वो अमेरिका के सामने ढेर हो गया है। अमेरिका की बातें और शराइत उसने मान ली है। ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि शाम पर अमेरिका ने जो पाबंदियां ख़त्म की हैं, जिसमें शाम के बैंकों पर पाबंदियां थीं, शाम के मुख्तलिफ सीरिया के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स थे उन पर पाबंदियां थीं, दुनिया के साथ शाम तिजारत नहीं कर सकता था और उनके जहाज़ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं जा सकते थे और मुख्तलिफ तरह की शामी हुकूमत के जो लोग थे, यानी जो मौजूदा शाम की हुकूमत में वाबस्ता लोग हैं, ख़ुद अहमद अशर गोलानी, जिसके सर की कीमत अमेरिका ने तकरीबन $1 करोड़ लगा रखी थी, उस पर से पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं, लोगों पर से पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। ये जो सब कुछ अमेरिका ने शाम पर पाबंदियाँ ख़त्म की हैं, ये मुफ्त में नहीं किए हैं। इसके बदले में अमेरिका ने अपनी बातें मनवाई हैं और शाम के सदर गोलानी साहब ने वो बातें मानी हैं। ये शाम के अंदर से, अरब ज़राए इब्लाग से, अमरीकी मीडिया से, टर्किश मीडिया से और दीगर ज़राए से ये मालूमात सामने आई हैं। अब सवाल ये है कि ये जो अहमद अशर हैं, जो गोलानी के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने ख्वाब तो बड़े सुहाने दिखाए थे अपनी आवाम को और इन्होंने दुनिया के सामने बड़े बड़े वादे भी किए थे। तो वो वादे कहाँ गए? वो ख्वाब जो उन्होंने दिखाए थे वो कब पूरे होंगे? फिर सवाल ये है कि क्या ये जो अहमद अशर ने किया है, इससे शाम को भी कोई फ़ायदा होगा या ये महज एक धोखा है, या शाम की जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत में और मिस्र की हुकूमत में और उर्दन के हुकूमत में या अरबों की दीगर ममालिक की हुकूमतों में कोई फ़र्क भी है? तो इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही हैं। नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि आज के दौर में मुसलमान मुल्क, चाहे वो जहाँ कहीं भी जिस भी किसी खित्ते में है और उनका हुक्मरान चाहे कोई भी है, वो आज़ाद नहीं है। आज के दौर में जितने मुस्लिम हुक्मरान हैं, जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो टोटली आज़ाद नहीं हैं और वो जकड़े हुए हैं। और जब आप इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके साथ जब आप रिलेशन रखते हैं तो आपको उनकी बातें मानना पड़ती हैं। जब आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के आपके ऊपर कवानीन लागू होते हैं। जब आप अमेरिका के साथ मामलात करते हैं तो अमेरिका अपनी बातें मनवाता है। ये एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। हाँ, जिनके अक़वाम मुत्तहिदा से मामलात नहीं हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ कोई मामलात नहीं रखने हैं, तो फिर उन पर कोई कदगने भी नहीं होती हैं, यानी पाबंदियाँ तो उन पर होती हैं लेकिन वो फिर अपने मामलात में आज़ाद होते हैं। मैं इसमें मिसाल आपको अफ़गानिस्तान की देना चाहूँगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ सके। अब अफ़गानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के लोग अफ़गानिस्तान के लोगों से मिलते जुलते हैं और डिस्कशंस करते हैं, लेकिन अभी तक अफ़गानिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर रुकन मुल्क के शामिल नहीं किया जा सका है। तालिबान हुकूमत का कोई नुमाइंदा अफ़गानिस्तान की तरफ से UN के अंदर रिप्रेजेंटिंग के लिए या उनकी नुमाइंदगी के लिए पेश नहीं हो सका है और ना ही उसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कबूल किया है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच भी तालिबान की हुकूमत से उनके मामलात ज़रूर हैं, ताल्लुकात बहाली के लिए बातचीत मुज़ाकरात ज़रूर होते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया क्योंकि तालिबान उनकी बहुत सी बातें नहीं मानते हैं। और चूँकि गोलानी साहब ने, शाम के सदर ने वो सारी चीज़ें मान ली हैं, तो इसलिए अब उनको तस्लीम भी किया जा रहा है, उनके साथ ताल्लुकात भी बनाए जा रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ भी ख़त्म की जा रही हैं। अब सवालात ये होते हैं, कुछ सवालात जो सामने आते हैं वो ये हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अमेरिका ने शाम से मनवाई हैं। देखें, शाम की हुकूमत को अमेरिका की तरफ से सबसे पहले ये कहा गया है कि जो माजी है आपका, उसे आप भुला दें। माजी में आप कौन कौन सी जमातों के साथ रहे हैं, आइंदा उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। और जो माजी में आप जो लफ्ज़ जिहाद या जिस तरह से अपने माइंड सेट को लेकर चलते थे वो नहीं होगा। आपका मुल्क एक डिप्लोमेटिक और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का हामिल होना चाहिए, यानी आपको अपने मुल्क में आज़ादी देना होगी। औरतें जो चाहें करें, आप ज़बरदस्ती उन पर पर्दे का हुक्म लागू नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर नौजवान नस्ल जो मर्ज़ी करे वो कर सकती है। अखलाकियात में आप कर सकते हैं अपने तौर पर कुछ कदगने, लेकिन आपको अपने मुल्क में सेकुलरिज़म को, लिबरलिज़म को पाबंदी नहीं लगानी होगी। और इसके अलावा आपको आलमी इदारों की वो बातें माननी होंगी जो अमेरिका और बाकी ममालिक की तरफ से पहुँचाई जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका की तरफ से लागू की गई हैं, नाफिज की गई हैं, शराइत के तौर पर रखी गई हैं, जिन्हें शाम की हुकूमत ने कबूल कर लिए है।
सबसे जो बड़ी शर्त थी शाम की हुकूमत के सामने, गोलानी साहब के सामने, वो थी कि आप इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाएं और इसराइल को तस्लीम करें और इसराइल के साथ लड़ाई और झगड़े ना करें और इसराइल को यकीन दिलाएं कि आप यानी शाम जो है वो इसराइल के लिए ख़तरा नहीं है। चुनांचे गुलानी साहब ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जैसा कि अभी चंद दिन पहले भी इसराइली मीडिया पर यह आया था कि आज़रबाईजान के अंदर शाम का एक वफ़द गोलानी की तरफ से भेजा गया, जिसने इसराइली वफ़द से बराह रास्त मुलाकात की, जो गोलानी हुकूमत की इसराइल से पहली मुलाकात बताई जा रही है। और इस मुलाकात में मुख्तलिफ़ तरह के मामला डिस्कस हुए और मज़ीद ताल्लुकात को जारी रखने का भी वादा किया गया। यही वजह है कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने कहा कि हम ज़ामिन हैं, हम गारंटर हैं शाम की तरफ से कि शाम की सरजमीन से इसराइल के लिए ख़तरा नहीं होगा। अब अमेरिका की तरफ से शामी हुकूमत को यह भी कहा गया है कि आपके पास असलहा नहीं हो सकता है। वैसे भी शाम के पास इस वक्त असलहा नहीं है। रिवायती ड्रोन्स उनके पास ज़रूर हैं, रिवायती उनके पास छोटा मोटा असला ज़रूर है, लेकिन जैसे लॉन्ग रेंज मिज़ाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी होती है। अगरचे तुर्की से मुख्तलिफ तरह के मामला शाम ने तय किए हैं, लेकिन बहरहाल वो उस तरह से हथियार नहीं रख सकते हैं। और इसराइल ने तो सारा असलहा जो शाम की हुकूमत को मिला था बशार के दौर से, वो सारा असलहा इसराइल ने तबाह कर दिया है। अब कुछ लोग हमसे ये सवाल भी करते हैं कि भाई आप बशार उल असद को भी बुरा भला कहते थे और आप उस वक्त गुलानी साहब की बड़ी तारीफ़ें करते थे। देखें, शख्सियात की जो फ़िक्र, सोच, राय है वो बदल जाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप हज़ारों लोग हैं दुनिया में, तारीख़ में, ये बात जानते हैं आप कि कितने लोग गुज़रे हैं जो एक वक्त में एक मौक़िफ़ रखते थे, अगले लम्हे में बदल गए। तो इसलिए हमारा काम आपके तक मालूमात, ख़बरें पहुँचाना होता है, और हम कोई जो बात कहते हैं वो हतमी और यकीनी नहीं होती कि जी वही बात ठीक होगी। और बहुत सारी चीज़ों को हम बतौर तज्ज़िया पेश करते हैं, उनमें गलती का इम्कान भी ज़रूर होता है और इख्तिलाफ़ राय का हक़ भी होता है। और यहाँ जहाँ तक बात है बशार की, तो बशार उल असद वो कोई गोलानी से बढ़कर इसराइल नवाज़ या गोलानी से बढ़कर इसराइल मुखालिफ नहीं था। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि बशार के भी इसराइल से ताल्लुकात थे, बल्कि गोलानी साहब की हुकूमत ने जो कुछ अभी काम शुरू किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे बशार निकला हुआ था। और बशार के दौर में भी इसराइल इसी तरह से शाम में आकर हमले करता था। फिर बशार का सबसे बड़ा जुल्म यह था कि बशार ने शाम के अंदर जो शामी आवाम के साथ जो किया था उसे तारीख़ में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। ये जो आज हम गज़ा की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं कि इसराइल ने ये किया वो किया, ये सब काम बशार कर चुका था शामी आवाम के साथ। मामूली बात नहीं है। 10 से 15 लाख शाम के लोगों को मार देना, ज़ख्मी कर देना, और 80 लाख से ज़ायद शामी लोगों को डिपोर्ट कर देना या अपने डिस्प्लेस कर देना, घरों से निकाल देना। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। आप गूगल पर जाएँ, सर्च करें। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, AI का ज़माना है, जहाँ आप चैट GPT पर जाएँ, वहाँ पर जाकर लिखें कि शाम में कितने लोगों को निकाला गया, मारा गया, वो आपको सारा डिटेल निकाल कर दे देगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं कि बशार बहुत अच्छा था, गुलानी साहब बहुत गलत हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है इसके नताइज क्या होंगे, यानी इसराइल के साथ ताल्लुकात जो बन रहे हैं या अमेरिका के साथ, इसका नतीजा शाम के लिए क्या मुस्बत आएंगे और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए मुस्बत आएंगे नहीं आएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ हो रहा है, यानी जो इसराइल के साथ मामलात किए जा रहे हैं, जो अमेरिका की शराइत मानी जा रही हैं, इस पर खुलेआम शाम में भी तनकीद हो रही है और बाकी ममालिक के अंदर भी लोग जो तवक्कुआत रखते थे वो भी तनकीद कर रहे हैं। बहरहाल ख़बरें कुछ मज़ीद भी हैं, जल्दी जल्दी आपके सामने मज़ीद ख़बरें रखते हैं। एक ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है सऊदी अरब से, कि सऊदी अरब की हुकूमत ने पहली मरतबा सऊदी अरब के अंदर जो शराब है उसकी इजाज़त दी है, और ये लिमिटेड बेसिस पर बताया जाता है कि क्या है। इब्तदाई तौर पर सऊदी अरबिया ने अल्कोहल और सेलेक्ट लोकेशन, यानी जो सेलेक्टेड लोकेशंस होंगी उनको 2026 से अलाउ किया है कि वहाँ पर वो जो शराब है उसकी इजाज़त दी जाएगी। अब ये जो सेलेक्टेड लोकेशंस हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि चूँकि वर्ल्ड एक्सपो की एक बहुत बड़ी तकरीब या इवेंट हो रहा है सऊदी अरब में 2030 में, और तब सऊदी अरब के 100 साल भी हो जाएंगे, तो उस वक्त एक तो उस मौके पर चूँकि बाहर से लोग आएंगे उनके लिए, और 2034 में 2034 में सऊदी अरब में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप होगा, तो उस मौके पर भी शराब की इजाज़त दी गई है। और मुख्तलिफ जो रिज़ॉर्ट्स हैं या होटल्स हैं या जो गैर मुल्कियों के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह हैं, लोकेशन है, वहाँ पर भी अलाउ किया गया है सऊदी अरब की तरफ से, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि ये इब्तिदा है और आगे आगे देखिए होता है क्या।
मजीद खबरें हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। तारीख का सबसे बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर कर दिया है। 70 के करीब मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थे वो रूस ने यूक्रेन पर दे मारे हैं और रूस ने तकरीबन 300 से ज़ायद केमिकाज बम्बार ड्रोन तैयारों से यूक्रेन पर हमला किया है। दर्जनों लोग मारे गए हैं और ज़ख्मियों की तादाद अनगिनत है। 30 से ज़ायद यूक्रेन के शहरों में रेस्क्यू टीमें हैं और वहाँ पर एमरजेंसी का समा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से जो साइलेंस इनकरेजेस है प्यूटन के लिए वो यूक्रेन को कबूल नहीं है कि प्यूटन जो चाहे यूक्रेन के ख़िलाफ़ करता रहे, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है। प्यूटन की तरफदारी ट्रंप बहुत करता रहा है और ट्रंप ने हालिया दिनों में प्यूटन से फ़ोन पर बातें भी की हैं, तो प्यूटन को मज़ीद हौसला मिला है और प्यूटन जो है वो यूक्रेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लिहाजा अमेरिका के ट्रंप साहब आप अपनी पोजीशन वाज़े करें, क्यों यूक्रेन के ऊपर हमले करवा रहे हैं। अगरचे अभी रिसेंटली यानी कल और आज यूक्रेन और रशिया के बीच कैदियों के तबादले की डील भी चली है, जिसमें 1000 कैदी यूक्रेन ने छोड़े रूस के और रूस ने यूक्रेन के 1000 कैदी छोड़े, जो इस्तांबुल के अंदर मीटिंग में तय हुआ था। लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 दिनों में यानी 48 घंटों में रूस और यूक्रेन में शदीद झड़पें हुई हैं, शदीद लड़ाइयाँ हुई हैं और उनसे बड़ी तबाही देखने को मिली।